जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके सामने क्लास 10th का हिस्ट्री लेके आया हूँ, जिसमें से हम इस इन सभी जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10th में, उसको हम बारी-बारी से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और ऐसा अध्ययन नहीं कि जो सिर्फ ऊपर से निकले, उसमें से हम गहन मंथन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसका नाम हम पाठ पूजा खोल के रख दिए, फिर हमको कहिएगा आप। आप लोग सिर्फ इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको एक भी टॉपिक अगर इसमें छूट जाए, तो दोबारा इस चैनल पे आने की जरूरत नहीं है। इतना मेरा गारंटी है आपके सामने, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ और इस यहाँ पे पढ़ता भी हूँ और आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, इसमें मेरी कोई बड़ी खासियत नहीं है। तो और सब फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम जितने भी चैप्टर हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं कि आप लोग आखिर पढ़ना क्या-क्या है। इसमें मेरा पहला टॉपिक है चैप्टर है यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला टॉपिक क्या है? भारत यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके जस्ट बाद क्या है? भारत भारत में राष्ट्रवाद। हम पहले क्या देखे? यूरोप में राष्ट्रवाद देखे। उसके बाद क्या देखेंगे? भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। उसके बाद मेरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आखिर हमारा देश दुनिया से कैसे कनेक्ट हुआ और दुनिया हमसे कैसे कनेक्ट हुआ, इस टॉपिक में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो मेरा आगे टॉपिक क्या है? औद्योगिकीकरण का युग। जब भूमंडलीकरण होगा, उसके बाद क्या होगा? औद्योगिकीकरण का युग स्टार्ट होगा। इसमें दिया गया है औद्योगिकीकरण का युग। आप लोग सिर्फ बने रहिए दोस्तों, ना इसका हम पाठ पूजा खोल के अलग कर दिए फिर कहिएगा आप। जब हम औद्योगिकीकरण का युग देखेंगे तो उसके पश्चात देखेंगे कि हमारी दुनिया में क्या क्या विकास, जैसे मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया उस परिप्रेक्ष्य में कैसे हुआ। क्या देखेंगे हम? मुद्रण मुद्रण का विस्तार कैसे हुआ, ये सब इसमें पढ़ना है। मुद्रण, संस्कृति, और ये मुद्रण हमारी संस्कृति को कैसे इफेक्ट किया। मुद्रण, संस्कृति संस्कृति और आधुनिक दुनिया और आधुनिक दुनिया आधुनिक दुनिया। तो आप इन सभी चैप्टर को देख चुके हैं, हमको आखिर इसमें क्या-क्या पढ़ना है। आप इससे अनजान नहीं होने चाहिए। क्या पहले क्या पढ़ना है आपको? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। उसके बाद हमको क्या देखना है? भारत में राष्ट्रवाद देखना है। उसके पश्चात हमको क्या देखना है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आखिर विश्व जो है, एक-दूसरे से कैसे कनेक्ट हुआ, किस-किस परिस्थितियों में कनेक्ट हुआ, कैसे एक-दूसरे से ट्रेड बढ़े, कैसे उसमें संचार का वातावरण हुआ, ये सब पूरी घटना इसमें देखेंगे। उसके बाद हम औद्योगिकीकरण का युग देखेंगे। जब ये सब हो जाती है तो मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया को हम इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि मुद्रण हमारी संस्कृति को कैसे इफेक्ट किया। आखिर मुद्रण आया कब? आप लोग जानते होंगे, मुद्रण हिस्ट्री में देखे होंगे, पुर्तगाल में आया था और इसको कहाँ स्थापित किया था, ये भी देखेंगे, गोवा में स्थापित किया था। तो हम ये इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से कि कोई टॉपिक छूटे ना। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। आज का इंट्रो इंट्रो क्लास है। हम कल से आपके सामने कंटिन्यूअस टॉपिक लेके आएंगे और विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद को देखने से पहले सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति को देखते हैं कि आखिर फ्रांस में क्रांति कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। लेकिन सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति, आपको क्लास 9 में इसको पढ़ चुके होंगे। क्रांति फ्रांस की क्रांति लेकिन हम फ्रांस की क्रांति, आखिर ये फ्रांस की क्रांति हुई क्यों? आप लोग को ये पता ही होगा कि फ्रांस में क्या था पहले, पूर्व राजवंश का शासन था। उसका शासक कौन था? लुई 16वां था। और ऐसा नहीं लुई 16वां, फ्रांस में जितने भी शासक हुए एकदम कट्टरपंथी था। बहुत सारे जनता पे टैक्स लगाते थे। जैसे आप लोग जानते होंगे टीले एंड टीचे टैक्स जानते होंगे। तो पादरी अलग टैक्स लेता था और शासक अलग टैक्स लेता था। इससे जनता क्या थी? परेशान हो गई थी और जनता चाहती थी किसी तरह इन प्राचीन रूढ़िवादी व्यवस्था को खत्म करके एक संवैधानिक व्यवस्था लागू किया जाए। एक दिन ऐसा ही होता है जब 1889 में जनता एकजुट होकर इस पुरातन व्यवस्था को खत्म किया और एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक संवैधानिक व्यवस्था कहते हैं। और ये संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिले और इस अधिकार को लागू करने के लिए नेशनल असेंबली बना। क्या बना? नेशनल असेंबली। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये आज का इंट्रो क्लास है। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का गठन हुआ। ये सभी क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति के दौरान हुआ।
हमें देखे ना अभी फ्रांस क्रांति क्या हुआ, राजतांत्रिक व्यवस्था खत्म क्या किया, संवैधानिक व्यवस्था लाया। राज राजतांत्रिक राजतांत्रिक व्यवस्था क्या किया, इसमें खत्म कर दिया गया। उसकी जगह क्या आया, संवैधानिक व्यवस्था लाया। तो इन्हीं सभी को हम अगर देखते हैं तो आगे जाकर के क्या होता है, नेपोलियन आया। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, आज का सिर्फ इंट्रो क्लास है, ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है। आपको हम सिर्फ फ्रांस की क्रांति को जोड़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले हम फ्रांस की क्रांति को कोरिलेटेड कर रहे हैं कि मतलब कहानी को जोड़ रहे हैं, कैसे कैसे घटनाएं घटित होती है दुनिया में। इसी में हम आगे देखते हैं क्या नेपोलियन ने जो, हम आगे इसमें नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं। नेपोलियन 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 ने क्या किया, 1804 में क्या किया, एक नागरिक संहिता लाया। क्या लाया था ये, नागरिक संहिता। कब लाया था ये, 1804 में। और इसमें नागरिकों को असीमित अधिकार दिया। क्या दिया इसमें, अधिकार के साथ साथ फ्रांस में क्या किया, सोसाइटल चेंज भी किया गया। जो पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसको खत्म करके एक नई पद्धति बनाया। और इसमें सबसे इसमें क्या किया, नागरिक संहिता में जो भी जिसको जन्मसिद्ध अधिकार था कि जो भी पादी के घर में जन्म लेगा वही पादी बनेंगे, जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं वही बिजनेसमैन बनेंगे, उसका बच्चा बिजनेसमैन बनेंगे, जो पहले से जमींदार है वही उसी का बच्चा जमींदारी करेंगे। ये सभी मतलब सार्वभौमिक अधिकार को क्या किया, खत्म किया। कौन सा सार्वभौमिक अधिकार, जनजात सार्वभौमिक अधिकार को खत्म किया। कौन के लिए, जन्मजात जनजात अधिकार अधिकार को खत्म किया। क्या किया, ये जनजात अधिकार को खत्म किया। और ये नाप तौल की प्रणाली बनाया। आप लोग देखते हैं ना क्या, 1 kg में क्या लिखते हैं, 2 kg में मिलीग्राम सेंटीग्राम नापते हैं ना, वो सभी कौन पहले कहाँ आया था, फ्रांस में ही आया था। उसको कौन आया था, नेपोलियन आया था। और ये नाप तौल की नई विधि लाई, नई विधि को लाया। तो देखिए हम ये सार्वभौमिक जनजात अधिकार को खत्म किया, नाप तौल की नई विधि लाया। और इसमें क्या देखेंगे, नागरिकों को क्या किया, इसमें मत देने का अधिकार दिया। अब नागरिक क्या करेंगे, मत डालेंगे। तो संवैधानिक में उसे 1791 संविधान फ्रांस का बना था, उस वक्त मत देने का अधिकार दिया गया। मतलब उस वक्त कुछ कंडीशन थी, वो कंडीशन जो ज्यादा टैक्स चुकाएंगे, जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम हो या अधिक हो, उसको ही मतलब मत देने का अधिकार था। हम आगे विशेष विस्तार रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब क्या नेपोलियन संहिता में थी। नेपोलियन संहिता में बहुत सारी विशेष प्रावधान थी। आज इंट्रो क्लास है, ज्यादा हम आप लोग का टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग देख चुके होंगे हमको क्या क्या करना है, कैसे सिस्टमेटिक ढंग से करना है। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग कुछ बताते हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का जो मेथड रहेगा, हम बाय मैपिंग तो आपको पढ़वे करेंगे, बाय मैपिंग तो आपको पढ़ना ही है। इसके साथ में हमारा जो उद्देश्य पढ़ने का है, यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ना है। इसमें आपको छांटना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ी डिफिकल्ट होता है। इसमें से आपको टॉपिक छांटना है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद में कितने कितने टॉपिक आते हैं, इसमें डिवाइड करके खंड वाइज खंड पढ़ेंगे कि इससे हमारा कोई टॉपिक छूट ना सके। ठीक है, उसमें क्या पढ़ेंगे, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर को हम टॉपिक्स वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे, टॉपिक्स वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को एक भी चीज छूटे ना। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, ये क्लास सिर्फ बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे के लिए नहीं है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं ये सब के लिए है। क्योंकि मैं भी तैयारी फोर का छात्र हूँ और मैं भी तैयारी फोर का तैयारी कर रहा हूँ। और वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएसटी वाले बच्चे के लिए, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय हिंद।